हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिनानाथ ठाकुर में। दोस्तों, आज से मैं एक नई श्रृंखला शुरुआत करने जा रहा हूं। यह हमारा भूगोल का प्रैक्टिस सेट होगा जो आने वाले यूजीसी नेट की परीक्षा, साथ ही साथ सेट की परीक्षा और आने वाले यूपी हायर एजुकेशन की परीक्षा से संबंधित होगा। इसमें कुल हमारा 50 प्रश्न प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम लोग वर्णन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों टू द पॉइंट हम वर्णन करेंगे और देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 की आज चर्चा करते हैं, जिसमें 50 प्रश्नों को देखते हैं और शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर हवा किसे कहते हैं? तो डॉक्टर हवा यहाँ पर हम लोग हरमंटन को कहते हैं। हरमंटन आपका डॉक्टर हवा है जो सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व से चलती है, ठीक है, और उत्तर पूर्व से पूर्वी दिशा की ओर चलती है। यह गर्म और शुष्क हवा है, तो डॉक्टर हवा हम लोग हरमंटन को कहते हैं। दूसरा है, भारत आकार में विश्व का किस नंबर का देश है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आता है। उसके बाद फिर 7वें बड़े देश के तौर पर हम लोग भारत को देखते हैं। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होती हैं। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाओं की संख्या बहुत कम होती है। और तीसरा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति स्थलों पर तीव्र होती है। ठीक है, इन तीनों में से आपको क्या निकालना है कि कौन से सही है? तो आपको मैं बता दूं कि पहला और दूसरा यहाँ पर सही होगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है कर्क और मकर रेखा पर हमारा उत्पन्न होता है। इन दोनों कर्क और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाओं की संख्या जो है काफ़ी कम होती है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात स्थल पर जो है कमजोर होती है। इस हिसाब से 1 और 2 आंसर इसका सही होगा। चौथा प्रश्न आपका आता है यहाँ पर निकलकर, टॉर्नेडो मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होता है? टॉर्नेडो आपका मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होता है? तो हम सभी जानते हैं कि टॉर्नेडो हमारा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होता है। पांचवा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय भूभाग की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 है तथा पूर्व से पश्चिम 2733 है। तो हम लोग जानते हैं कि 2733 भारत की लंबाई जो है, ये जो आपको लिख रहा है कि भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम आप जब देखिएगा तो पता चलता है हम लोग का 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और ये हम लोग सभी जानते भी हैं कि 2933 किलोमीटर पूर्व पश्चिम है और 3214 किलोमीटर उत्तर दक्षिण है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट गलत हो जाता है। भारत लगभग चतुष्कोणीय देश है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है। यह भी गलत है क्योंकि कर्क रेखा भारत के केवल और केवल अगर देखा जाए तो 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ये 7-8 राज्य जो है, 8 राज्य आ रहे हैं। ये 8 राज्य आपके आते हैं इसके अंतर्गत। इसका आंसर जो होगा केवल 2 होगा कि भारत के आकार चतुष्कोणीय है। इसके उपरांत अब आपका अगला आता है, अगला महत्वपूर्ण आता है प्रश्न 6 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समीप स्थित समताप रेखाएं तापमान को धीमी दर से बताती है। ठीक है, समीप स्थित समताप रेखाएं तापमान को धीमी दर से बताती हैं। दूसरा है, दूर दूर स्थित समताप रेखाएं तापांतर की ऊंची दर को बताती है। इन दोनों को आपको कूट का चयन करना है, केवल 1 2 1 2 1 2 नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि देखिए, समताप रेखा समीप स्थित समताप रेखा तापांतर के धीमी दर को बताती है, ये गलत है। और दूर स्थित समताप रेखा तापांतर की ऊंची दर को बताती है, ये भी गलत है। एक्चुअली ये उल्टा दिया हुआ है, तो इस हिसाब से ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। उसके बाद आपका आएगा 7वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं दूर दूर होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं दूर दूर होती है। तो आपको बता दें कि उत्तरी गोलार्ध में भी आपका स्थल और जल गोलार्ध है, इसलिए कभी दूर भी होती है, कभी सामने भी होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाएं आसपास होती है, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से ना तो 1 होगा और ना ही आपका 2 होगा। 8वां नंबर का प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा की कुल 100 इकाई में 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में ही परिवर्तित हो जाती है।
ठीक है, ये आपका सही है कि 100 इकाई में से हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा बजट में देखते हैं कि 35 इकाई हमारा रिटर्न हो जाता है, जिसमें बादल से स्केटिंग के माध्यम से रिटर्न होता है। दूसरा है उष्मा की मात्रा 49 इकाई पृथ्वी पर पहुंच पाती है। तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो केवल यहाँ पर आंसर जो है 1 होगा। 9वां नंबर, अश्व अक्षांश किन अक्षांशों के मध्य में होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण गोलार्ध को हम लोग अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अश्व अक्षांश आपका यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। चौथा नंबर है, गरजता चालीसा भयंकर 50 किस प्रकार के पवनों की विशेषता है? तो हम लोग सभी जानते हैं ये पछुआ पवनों की विशेषता है, गरजता चालीसा और भयंकर 50। 11वां नंबर का प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सागरीय जल के अप्रकाशित मंडल में रहने वाले जीव नेक्टन कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सागरीय जल में रहने वाले अप्रकाशित जीव, यहाँ जीव जो होते हैं नेक्टन जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और सागर के तल में रहने वाले जीव बेंथस होते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है। 12वां प्रश्न आता है, प्रवाल भित्ति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अत्यधिक जैव विविधतापूर्ण अंतः सागरीय स्थलाकृति हैं। दूसरा है चूना प्रधान चट्टानें हैं। तीसरा है 10 से 15 डिग्री तापमान होनी चाहिए। चौथा है समुचित विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 25 से 30% होनी चाहिए। अगर इस प्रश्नों को आप काफ़ी बारीकी से देखिएगा तो हम लोगों को ये पता चलता है कि ये अत्यधिक जैव विविधता पूर्ण अंतः सागरीय स्थलाकृति है। ठीक है, ये अंतत आपका जैव विविधता प्रवाल भित्ति जो है जैव विविधता संपन्न स्थलाकृति है, जिसका निर्माण मूंगा या फिर आप कहते कोरल पॉलिप नामक समुद्री जीव के अस्थि पंजर से होता है। ठीक है, ये चूना प्रधान चट्टानें हैं। ये अगर जब भित्ति का निर्माण करता है तो चूना प्रधान चट्टान हो जाती है। और इसके लिए टेम्परेचर अगर बात करें तो 20 डिग्री 21 डिग्री औसतन चाहिए, तो 10-15 गलत हो जाता है। और यहाँ पर लवणता भी आपका ठीक है, यानी कि सी 1, 2 और 4 इसका आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मक्का त्रिभुज मैक्सिको, स्वर्णनगर किम्बर्ले, स्वर्णनगर आपका किम्बर्ले, ठीक है, डायमंड सिटी आपका जोहान्सबर्ग और डेक्सबर्ग आपका दक्षिण पूर्वी उच्च भूमि। अगर इसको आप लोग देखिएगा तो इसको देखने से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मक्का त्रिभुज आपका यहाँ पर सही का चुनाव करना है। तो सही का जब आप चुनाव करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो आपका लास्ट वाला है यानी डेक्सबर्ग है, दक्षिण अफ्रीका का पूर्व उच्च भूमि, ये आपका सही है। त्रिभुज यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण उच्च घास के मैदान वेल्ड भी यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ मक्का की मुख्य फसल उत्पन्न होती है, इसलिए वेल्ड प्रदेश को हम लोग मक्का त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ स्वर्णनगर डायटम सिटी जोहान्सबर्ग किम्बर्ले को कहा जाता है। ठीक, तो ये पूरा देखा जाए तो यहाँ पे प्रश्न आपको ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो सही युग्म का चुनाव कीजिए तो मक्का त्रिभुज, स्वर्णनगर किम्बर्ले, डायटम सिटी जोहान्सबर्ग, तो यहाँ पर उसके हिसाब से सबसे अलग यही आपको दिखाई देता है, इसलिए ये आंसर है। 14वां प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व का सबसे पुराने और विकसित व्यवस्था गंगा नहर है। उसके बाद तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। साथ ही साथ कल्पोंग जल विद्युत परियोजना असम में स्थित है। इन तीनों को अगर आप विचार करेंगे तो पता चलेगा कि विश्व के सबसे पुराने विकसित नहर व्यवस्था गंगा नहर है और तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो 1 और 2 आंसर होगा। उसके बाद 15वां प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित पर युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ न्यायाधिकरण दिया हुआ है, बोर्ड है और ये नदी विवाद है। किसके साथ कौन सा विवाद चल रहा है? तो इराडी ट्रिब्यूनल कृष्णा जल विवाद, बद्दावत न्यायाधिकरण सतलज रावी जल विवाद, रामास्वामी न्यायाधिकरण नर्मदा जल विवाद। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो है इराडी ट्रिब्यूनल, अगर बात करें तो इराडी ट्रिब्यूनल आपका चलता है सतलज रावी ब्यास पर, और बद्दावत न्यायाधिकरण गठन 1969 में किया गया, जो कृष्णा नदी घाटी के अंतर्गत इसी आता है। और आपका जो रामास्वामी न्यायाधिकरण है 1979 में, जो नर्मदा जल विवाद है। इस हिसाब से आंसर जो होगा आपका केवल 3 होगा। 16वां प्रश्न आपका आता है कि धूलकणों के बारे में विचार कीजिए। मुख्यतः क्षोभमंडल पर पाए जाते हैं। उपोष्ण शीतोष्ण क्षेत्र मात्रा अधिक है। धूलकण सूर्यताप को रोकने, उसे परिवर्तित करने का कार्य भी करता है। ये आपका 1, 2, 3 तीनों सही हो जाता है। ठीक है,
17वां प्रश्न, उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिण ध्रुव प्रकाश किस वायुमंडल के परत में पाया जाता है? तो उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिण ध्रुव कैनेली हेविसाइड या फिर कहें आयन मंडल में जो है ये पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है कि किस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन की अलग अलग परतें जो है पाई जाती हैं? तो बाह्य मंडल में ये देखने को मिलता है। 18वां प्रश्न हमारा आता है, 18वां हो गया। 19वां प्रश्न आता है कि वायुमंडल में होने वाले मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर पाई जाती है? तो ये क्षोभ मंडल पर। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वताग्र वह ढलवा सीमा है जिसके सारे दो समान स्वभाव वाली वायुराशियां मिलती हैं। ठीक है, तो समान स्वभाव वाली वायरसें नहीं मिलती हैं, ये दो अलग अलग स्वभाव वाली वायरसें मिलती है, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो ये दूसरा सही हो जाता है। वताग्र में मौसम के पूर्वानुमान में सहायता मिलता है, एकदम सही। तो आंसर जो है 2 होगा। निम्नलिखित में युग्मों पर विचार करना है। ये क्या विचार करना है कि गांधी सागर बांध राजस्थान, जवाहर सागर बांध मध्य प्रदेश, कनाडा बांध, मयूराक्षी रिवर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कनाडा बांध आपका मयूराक्षी रिवर में। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी के ऊपर आपका मध्य प्रदेश राजस्थान में चंबल परियोजना बनाया गया है। और उसी प्रकार आपका छोटनागपुर में भी और बहुत सारे जो जवाहर बांध, इस मध्य प्रदेश के गांधी सागर, राजस्थान में जवाहर सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 22वां प्रश्न, लिखित धाराओं में कौन सी गर्म है? क्यूरोशियो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, न्यू साउथ वेल्स। इसमें पता चलता है कि क्यूरोशियो एक गर्म धारा है और आपका न्यू साउथ वेल्स एक गर्म धारा, जबकि कैलिफोर्निया क्यूराइल ठंडी धारा के अंतर्गत आती है। 23वां प्रश्न आता है आपका, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। धाराओं के नाम है और इसकी प्रकृति, ठंडा या गर्म, इसकी जो प्रकृति है वो दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अलास्का की धारा अगर आप देखें तो अलास्का की धारा एक गर्म धारा है। ठीक है, अलास्का की धारा आपकी गर्म धारा है। सुसीमा की धारा आपकी ठंडी धारा है। हम्बोल्ट की धारा भी ठंडी धारा है और ओखस्टक धारा जो है ये भी आपकी ठंडी धारा है। ठीक, सुसीमा आपका ठंडा है, हम्बोल्ट ठंडा है और ओखस्टक भी आपका ठंडा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न, लिखित में से कौन प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं हैं? प्रशांत महासागर की गर्म धारा अल नीनो, केवल अल नीनो है। ओमोशिवो, इमरिंग और फ्लोरिडा जो है प्रशांत महासागर की गर्म धारा नहीं है। 25वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में धाराओं में कौन हिंद महासागर की ठंडी धारा है? तो हिंद महासागर की ठंडी धारा अगर देखिएगा तो यहाँ पर मोजाम्बिक, सोमाली, दक्षिण हिंद, तो यहाँ पर आपका आता है सोमाली धारा और दक्षिण हिंद धारा जो है हिंद महासागर की ठंडी धारा है। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य का जो है चुनाव कर। बेंगुला धारा हिंद महासागर की धारा है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा अटलांटिक महासागर की और पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा प्रशांत महासागर की धारा है। अगर देखिएगा तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि केवल 3 यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो है यहाँ पर सही है, प्रशांत महासागर से संबंधित धारा है। 27वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 सुलमित करना है। इसमें धाराएं हैं लेब्राडोर, ब्राज़ील, फॉकलैंड, फ्लोरिडा। प्रकृति दिया हुआ है कि गर्म और ठंडा की जो प्रकृति है, तो लेब्राडोर धारा हम लोग जानते हैं ठंडी धारा है और ब्राज़ील की धारा एक गर्म धारा है। फिर आपका फॉकलैंड की धारा भी ठंडी धारा है और फ्लोरिडा की धारा आपका गर्म धारा है। ठीक है, लेब्राडोर आपकी ठंडी धारा है, ब्राज़ील गर्म, फॉकलैंड ठंडी और फ्लोरिडा गर्म धारा है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर 28 प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुलमित नहीं है? देखिए जितने भी यहाँ पर प्रश्न मैंने लाया है सभी प्रश्न आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और पैटर्न सेम परीक्षा के दृष्टिकोण से ही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें मिलान सुलमित नहीं है पूछ रहा है, तो नॉर्वे की धारा, गल्फ स्ट्रीम, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, और अलगुहास की धारा। अगर सबको देखते हैं आप तो आपको जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा है ये आपका यहाँ पर जो है मिलान नहीं है। बाकी नॉर्वे की धारा उष्ण धारा, गल्फ स्ट्रीम भी उष्ण और अलगुहास की ठंडी और स्थायी धारा है। यहाँ पे देखिए ये भी आपका जो 3 ये आपका 3 और 4 दोनों यहाँ पे औकुट में है, तो 3 और 4 ये आपका मिलान सही नहीं है। 29वां प्रश्न, डिटमॉर ने सागर को कितने प्रकार के लवणों का पता लगाया है? तो डिटमॉर ने सागर के 47 प्रकार का लवणों का पता लगाया, 47। निम्नलिखित परियोजनाओं में ध्यान देना है कि और कृत्रिम झील कहाँ कौन बंधा हुआ है तो को विचार करना है। तो यहाँ पर भाखड़ा नांगला, गोविंद सागर बंध, उसके बाद आपका आता है रिहन परियोजना, गोविंद वल्लभ बंध, और तीसरा है स्वामी तीर्थार्थ सागर बिहारी बांध परियोजना के अंतर्गत आता है। तो तीनों यहाँ पर सही है। 31वां प्रश्न, लिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेलेनिन की अधिकता में त्वचा का रंग काला होता है, कैरोटीन के कारण त्वचा का रंग भूरा होता है और हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण श्वेत रंग के उत्तरदायी होते हैं।
अगर इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेलेनिन की अधिकता से त्वचा का रंग काला होता है, सही है। कैरोटीनों के कारण त्वचा का रंग भूरा होता है, ये भी सही है। हीमोग्लोबिन की अधिकता से श्वेत रंग के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है, तीनों सही है। ठीक, उसके बाद आपका 31वां यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया समझने में, बट यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ये 1 और 3 होगा। ठीक है, ये मेलेनिन और हीमोग्लोबिन वाला, कैरोटीन के त्वचा रंग भूरा होता है, ये गलत है। ठीक है, ये आपका जो आंसर यहाँ पर नहीं होगा, तो 1 और 3 आपको आंसर करना है 31 का। सूची 32 का जो है इसमें भी मिलान करना है हमारा। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, गोडविन आस्टिन दिया हुआ है। फिर आपका यहाँ पर दिया हुआ है अगला जो ऑप्शन है वो लघु हिमालय, काठमांडू हिमालय, बाह्य हिमालय। तो इसको आप सी वाला ऑप्शन मिला लीजिए। सी वाले ऑप्शन में देखिए कि सी का 1 होता है और डी का 3 है, यानी बाह्य हिमालय आपका काठमांडू हिमालय है, और बाकी इसको मिला लीजिए, सी आपका आंसर होगा। गोल्डन धान की सर्वाधिक मात्रा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन मात्रा में डी आपका विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, 34वां प्रश्न है, चावल को धोने से सामान्यतः विटामिन B2 नष्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, पॉलिश किए हुए चावल की ऊपरी परत विटामिन BA थायमन नष्ट हो जाती है। अगर आप इसको देखें तो चावल को धोने से विटामिन जो 1 है, B है, नष्ट हो जाते हैं, जबकि पॉलिश किए हुए चावल की ऊपरी परत से भी आपका विटामिन B2 नष्ट होता है। फलतः इसमें अधिकांश सेवन करने से लोग बेरी रोग जो है यहाँ पर उत्पन्न होता है, बेरी। तो इस हिसाब से आपका ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा, क्योंकि चावल को धोने से आपको कौन से रोग होते हैं? तो चावल को जब आप धोते हैं तो चावल के ऊपरी परत विटामिन 2 नष्ट हो जाती है। ठीक है, पॉलिश किए हुए चावल में, तो यहाँ पर उल्टा दिया है, विटामिन ए दिया है, जबकि यहाँ विटामिन D2 दिया, बेरी रोग होता है यहाँ पे। ठीक, 35 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ 2010 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया गया है। दूसरा, विश्व का उत्पादित खाद्य को समस्त फसलों के क्षेत्रफल के उत्पादन दोनों ही दृष्टिकोण से धान द्वितीय स्थान पर है। अगर आप इसे यहाँ पर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर न तो 1 होगा न ही 2 होगा, क्योंकि 2004 में आपका जो है चावल वर्ष मनाया था संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, और यहाँ पर दोनों दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व के उत्पादन समस्त फसलों में क्षेत्रफल उत्पादन प्रथम स्थान पर आपका जो है धान आता है, न कि दूसरे स्थान पर। 36वां प्रश्न आपका था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागर में नदियों द्वारा लाए गए लवणों का कैल्शियम 60% है और नदी द्वारा लाए गए कैल्शियम अधिकतम भाग सागरीय जीव और वनस्पतियों का प्रयोग में लाती है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 60% कैल्शियम का अधिकतम मात्रा जो है आपका यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ भी आपका ये जो स्टेटमेंट है, अगर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से, तो ये भी ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैल्शियम सागर के उत्तरी भाग में 170% लवणता पाई जाती है। तो कैस्पियन सागर के उत्तरी 140 होता है, न कि 170। ठीक है, कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में 140% लवणता होता है, न कि 170। दूसरा है कि कैस्पियन सागर दक्षिण भाग में काराबुगास की खाड़ी 140%, ये भी आपका गलत हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, काराबुगास की सागर में 170 और इसमें 140, तो उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पर ये आपका सही नहीं है। 1 मतलब सही है, 1 ना तो 1 नहीं 2। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हर बार यूजीसी नेट इससे प्रश्न पूछते रहा है। तो सोडियम क्लोराइड आपका जो है 77.8%, कैल्शियम सल्फेट जो है आपका कैल्शियम सल्फेट 3.6% होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% और पोटासियम सल्फेट जो आपका 2.5%। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। भूमध्य, अब देखिए कथन कारण। कथन है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर सामान्य रूप से लवणता की मात्रा कमी आती है, और कारण है भूमध्य रेखा से उच्चतम लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर सामान्यतः लवणता की मात्रा में कमी आती है। ये स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि भूमध्य रेखा से अगर दूर जाते हैं तो लवणता कम आता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो है वर्षा के कारण यहाँ पर लवणता का वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये आपका बी आंसर होगा। 40वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुनिश्चित कीजिए, और यहाँ पर आपका वायुमंडल और गैस दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.03% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.93%। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर 40 प्रश्नों को बताया है, और आगे मैं अभी आपको 10 प्रश्न बताऊँगा। उसके बाद फिर मैं अगले सीरीज में आप लोगों को सारे डिटेल्स अगले 50 प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। चलिए 41 को हम लोग देख लेते हैं।
तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में बाकी के 10 प्रश्न और 50 आने वाले 50 प्रश्न, यानी कि कुल में अगले वीडियो में आपको 60 प्रश्न प्रैक्टिस सेट कर लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।